पूरा विश्व भर इसको सेलिब्रेट कर रहा है, हम लोग इसको मना रहे हैं। तो शायद यही वजह है कि आज इस 2010 साल में, इस ईयर में तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस चीज़ को देखने के लिए कि हमने जो अपने जैव विविधता यानी कि अलग अलग तरह के पशु पक्षी और जानवर जो हमारे इस पृथ्वी पे हैं वो कितने विलुप्त हुए हैं और आज हम कितने प्राणियों और जंतुओं को बचा पाए। बायोडायवर्सिटी विभिन्न प्रकार के जीवों का पाया जाना ही जैव विविधता संक्षेप में जैव विविधता कहलाती है। यदि हम वन के विभिन्न भागों को जाकर देखें तो हम पाएंगे कि वहाँ के पादप जीवन तथा जंतु जीवन दोनों ही विभिन्न होते हैं। अतः जैव विविधता एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है। पादपों और जानवरों के कुल आवासों को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इस संसार में बहुत अधिक जैव विविधता है। जैव विविधता को प्रजातियों की विभिन्नता अथवा किसी प्राकृतिक समुदाय द्वारा आवास में अन्य पादप जंतुओं व सूक्ष्म जीवों में वर्गों अथवा किसी परिवेश विशेष के समुदायों अथवा प्रजातियों के बीच आनुवंशिक विभिन्नता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जून सन 1962 में यूनिकैट जिसको कि हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडायवर्सिटी जो 1992 में हुआ था, वहाँ पे लोगों ने ये डिसाइड किया था कि किस तरह से हम लोग अलग अलग जो जीव जंतु पाए जाते हैं अलग अलग इकोसिस्टम्स में उनको हम कैसे बचा सकते हैं। हम जैव विविधता को कई स्तरों पर विभाजित कर सकते हैं। उसमें से सबसे पहला है जेनेटिक डायवर्सिटी, दूसरा है स्पीशीज डायवर्सिटी और तीसरा है कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डायवर्सिटी। ये प्रजातियों के अंदर के जीन की विविधता से संबंधित है। अगर हम इसको समझाने की कोशिश करें तो ये तीन तरह के हम इस तरह से समझा सकते हैं कि आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि वन जीवन जंगल, अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया को लें, जैसे बाहर जहाँ हम विज्ञान परिषद में बैठे हैं बाहर एक बगिया है, वहाँ पे अलग अलग पैचेस हैं। अगर हम एक छोटा सा पैच लें तो हम देखेंगे उसमें घास फूस है, छोटे छोटे पौधे हैं और ठीक उसी के बगल में अगर हम दीवार के पास आए तो हम देखेंगे कि वहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं। तो अगर हम उस पर्टिकुलर छोटे जगह को लें तो वहाँ हम देखेंगे खरगोश आते हैं, छोटे छोटे कीटाणु आते हैं। खरगोश का अगर हम उदाहरण लें, जब हम ये पहले वाले को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं आपके सामने जेनेटिक डायवर्सिटी, अगर हम उस लेवल को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हम बताना चाहेंगे कि अगर हम खरगोश को लें, खरगोश आप लोगों ने सभी ने देखा, छोटी चिड़िया गौरैयों को भी देखा होगा, तो खरगोश की कई वैरायटीज होते हैं, कुछ के सफेद कान, किसी के भूरे कान, किसी में धब्बे। तो कहने का मतलब है जेनेटिकली तो वो हैं सब खरगोश, मगर उसमें जो हमको डिफरेंसेस दिखाई पड़ते हैं उसको हम पहले वाला कहेंगे आनुवंशिक विविधता। दूसरी आती है हमारी स्पीशीज डायवर्सिटी। स्पीशीज डायवर्सिटी हम उनको कहेंगे, स्पीशीज डायवर्सिटी में हमारा देश काफी आगे है। तरह तरह की चिड़ियां हैं, तरह तरह की प्रजातियां हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, जीनस हैं, जिनके बहुत सारे स्पीशीज हैं। आप लोग सभी लोग जानते हैं उसके लिए विज्ञान पढ़ना या विज्ञान जानना जरूरी नहीं है, केवल भारतवासी होना ही काफी है, क्योंकि सब लोगों ने गाँव में देश में सब देखा है। तो इस जब हम स्पीशीज डायवर्सिटी को डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो ये हम उनके लिए कह सकते हैं कि जैसे एक पर्टिकुलर एरिया में हम देखते हैं तरह तरह की हैं सभी चिड़ियां मगर अलग अलग, जैसे मैना है, गौरैया है, हाउस स्पैरो है, कौवा है। मगर साथ में हम ये भी यहाँ पे बताना चाहेंगे कि पहले हम लोग के घरों में गौरैया बहुत हुआ करती थी, देश में कौवे बहुत हुआ करते थे। आजकल कौवों की संख्या भी बहुत कम हो गई है और वो काफी चेतावनी वाला है। और इस पोडियम से हम ये मैसेज भी साथ साथ देना चाहेंगे कि ये छोटी छोटी जानवर, छोटे छोटे पशु पक्षी हैं जिनको हम लोग अपने लेवल पे बचा सकते हैं, तो हम जरूर जैव विविधता को दिखाने के साथ साथ ये भी मैसेज कन्वे करें कि हमारा धर्म बनता है कि हम अपने पशु पक्षियों को बचाएं। और तीसरा है जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डायवर्सिटी। ये समुदाय तथा पारिस्थितिक तंत्र विविधता कहलाती है। इसमें हम इसको इस तरह से समझा सकते हैं कि तीन अलग अलग जगह है। मेरा दूसरा स्लाइड दिखाइए, उसमें चित्रित है, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा अच्छी तरह से हम आप लोगों को समझा पाएंगे। उसमें तीन प्लॉट दिखाया गया है, एक प्लॉट उसके बगल में एक और जगह और पूरा मिला के एक समुदाय है। इसको हम तीन तरह से समझा सकते हैं। इसके तीन भाग हैं इकोसिस्टम डायवर्सिटी में। एक छोटा सा प्लॉट आप लोग देख रहे हैं जहाँ पे कुछ पेड़ लगे हुए हैं। पहला सर्कल जो बाएं हाथ पे है जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा डायवर्सिटी।
उसके साथ उसी के ठीक बगल में एक और बड़ा मानचित्र टाइप का दिख रहा है, जिसमें कुछ और अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे हैं। इसको हम कहेंगे बीटा डायवर्सिटी। और इन दोनों के साथ एक बड़ा एरिया अगर हम देखेंगे, जैसे 2 ग्रासलैंड्स हैं, उसके साथ अगर हम पूरा लैंडस्केप को लें तो वो पूरा इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑल दीज 3 इज नोन एज गामा डायवर्सिटी ऑफ रीजन, जिससे हम नाप सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में, एक छोटे एरिया में, एक बड़े एरिया में और उससे भी बड़े एरिया में इंटर रिलेशनशिप्स क्या हैं, जिसको हम कहेंगे अल्फा डायवर्सिटी, बीटा डायवर्सिटी एंड गामा डायवर्सिटी। हमारा भारत एक बहुत ही बड़ा प्रदेश है जिसमें कि जैव भौगोलिक वर्गीकरण है। अगर हम अपने देश को अलग अलग भागों में बांट सकें तो हम देखेंगे कि 10 मेजर भाग हैं जिसके बदौलत हम अपने देश को विभाजित कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला है हिमालयन रीजन, हिमालय पार की क्षेत्र। दूसरा है सिर्फ हिमालय का क्षेत्र। तीसरा है मरुस्थलीय रीजन। चौथा है अर्धशुष्क क्षेत्र, पश्चिमी घाट, दक्षिण का प्रायद्वीप, गंगा के मैदान, तटीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और द्वीप। इसका विभाजन करना इसलिए बहुत जरूरी है कि यही बताता है कि भारत में जैव भौगोलिक वर्गीकरण जो किया गया है वो किस आधार पर किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे एग्जैक्टली कि इन एरियाज जिनका नाम अभी हमने लिया है, ये 10 जगह, उसको हम कैसे विभाजित कर सकते हैं। हमारे देश का एक मैप है जिसमें ये बताने की कोशिश किया गया है कि कौन सा जगह सबसे ज्यादा है। ये 10 भाग आप देख सकते हैं, ट्रांस हिमालयन रीजन, हिमालय का रीजन, वेस्टर्न घाट्स, दक्षिण का पठार। और ऐसा अगर आप इसमें देख रहे होंगे जिस तरह से इसको दर्शाया गया है, इसमें हम ये पाते हैं कि दक्षिण का पठार, डेक्कन पेनिनसुला जिसको हम कहते हैं, उसमें जितनी भी प्रजातियां पाई जाती हैं वो सबसे ज्यादा रिच है। वही हमारा पूर्व उत्तरीय क्षेत्र में भी उसी से दर्शाया गया है, डॉटेड पूरा ये 6 नंबर का और उसके ऊपर दूसरा नंबर का जो रीजन दिखाया गया है, उसमें हम ये पाएंगे कि सबसे ज्यादा जो हमारा जैव विविधता है इसी पर्टिकुलर एरिया में हमारे देश में है। इसके अलावा जो वेस्टर्न घाट जो हम कहेंगे दक्षिणी तटीय, ये जो बॉम्बे का साइड है पूरा जिसको आप सैशल से दिखाया गया है, ये दोनों रीजन हैं। इनको इस रीजन को दिखाने का मतलब ये भी है कि हम ये बताना चाहते हैं कि भारत हमारा जो देश है ये 12 मेगा डायवर्सिटी सेंटर में से एक माना जाता है। इसलिए क्योंकि हमारे देश में जितनी जैव विविधता है, चाहे उत्तर में जाए, चाहे पश्चिम में जाए, हिमालयन रीजन में जाए या हम तटीय प्रदेश की ओर जाए, सभी तरफ इतनी जैव विविधता है कि जितना शायद किसी एक कंट्री में नहीं है जितना हमारा अकेले भारत में। अब हमारा भूमंडलीय, राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तरों पर जैव विविधता, यहाँ पे हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में जो जितने तरह के पेड़ पौधे और प्राणियां हैं उनको अगर हम एक आकलन करें, अगर हम उनकी एक रफ एस्टिमेट संख्या बताएं कि लगभग कौन से प्लांट्स कितने ग्रुप में हैं। हायर प्लांट्स जिन्हें हम पेड़ पौधों के नाम से जानते हैं उनका लगभग 2,70,000 है। शैवाल हमारे 40,000 हैं। कवक 72,000। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु साइनोबैक्टीरिया को मिलाकर 4,000 हैं। हमारे विषाणु 1,550। स्तनधारी जीव 4,650। पक्षी 9,700। रेप्टाइल्स 7,150। मत्स्य लगभग 26,000। कीट पतंग 10,000। क्रस्टेशियंस जिन्हें हम मोलस्क वगैरह कहते हैं 43,000। मोलस्क अलग से 70,000। नीमेटोड्स तथा कृमि 25,000। प्रोटोजोन्स 40,000 और अनेक अदर जो हैं प्राणी 1,10,000। वैसे तो जैव विविधता के बहुत सारे स्थल हैं, मगर कुछ ऐसी जगह हैं जिनको हम हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी कहते हैं। हॉटस्पॉट्स यानी कि जहाँ पे सबसे ज्यादा हमारी जैव विविधता है। तप्त स्थल पृथ्वी पर पादपों तथा जानवरों की प्रजाति समृद्ध सबसे अधिक खतरे में पड़े भंडार, जिनमें से स्थानीय प्रजातियां अथवा उन प्रजातियों की संख्या जो कहीं अन्यत्र नहीं पाए जाते हैं, खतरे की मात्रा जिससे आवास के रूप में पाए जाते हैं। विविधता के संरक्षण के लिए 25 स्तरीय तप्त स्थानों की पहचान की जा चुकी है। ये पृथ्वी के लगभग 14% क्षेत्र में फैले हुए हैं। बताने की ये कोशिश है कि हॉटस्पॉट्स उन एरियाज को हम कहेंगे कि जहाँ पे ऐसे प्रजातियां हैं जो सिर्फ उन्हीं जगह पे पाए जाते हैं, इसके अलावा वो और कहीं नहीं पाए जाते हैं। और कुछ पर्टिकुलर एरियाज हमारे देश में
उसी जगह पे पाए जाते हैं और कहीं पाए नहीं जाते। और कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि संकटापन्न जिसे हम कहते हैं कि वो लुप्त होने के कगार पे हैं, कुछ लोग विलुप्त हो गए हैं। और ऐसे प्लांट्स के नाम और ऐसे एनिमल्स के नाम हमें एक रेड डेटा बुक है बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, आप लोग सभी लोग जानते होंगे, जिसको हम लाल किताब के नाम से जानते हैं। उसमें ये दर्शाया गया है कि कौन कौन से ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जो हमारे संकटापन्न या वल्नरेबल। ये विश्व का मैप है, आप लोग देख सकते हैं। इस विश्व के मैप में ये दिखाया गया है स्थलीय जैव विविधता के गंतव्य स्थल कौन कौन से ऐसे जगह हैं जिनको हम वर्ल्ड के तौर पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बता सकते हैं। इसमें जो एरिया मार्क किए गए हैं आप देख सकते हैं, ट्रॉपिकल एंडीज का एरिया है, ब्राजील का एरिया है, कोस्टल फॉरेस्ट हैं, वेस्टर्न अफ्रीकन के फॉरेस्ट हैं, उसके बाद मेडिटेरियन बेसिन है, संडरलैंड है, फिलीपींस है, न्यूजीलैंड इत्यादि जो हॉटस्पॉट्स के नाम में बहुत आगे हैं और जिसमें सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। दूसरा, अब जब हम जैव विविधता की बात कर रहे हैं तो हम इस चीज को भी बताना चाहेंगे कि आखिर जैव विविधता के खतरे क्या है, क्यों हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, जैव विविधता की बात क्यों हम कर रहे हैं और आजकल ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता जा रहा है। और जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो ये हम बताना चाहेंगे कि ऐसा क्यों है, कौन सबसे ज्यादा खतरा पैदा करता है। और आप लोग शायद सभी जानते होंगे और हमारे साथ सभी सहमत होंगे कि जैव विविधता के जो खतरे हैं उसमें सबसे पहला योगदान हम मानव का, जो रोल हम लोग प्ले कर रहे हैं, हम लोग से ज्यादा खतरनाक और कोई है नहीं। जैव विविधता के खतरे में से सबसे पहला है हैबिटेट लॉस, आवास विलुप्तता, वन्य जीवन का शिकार, मानव भू वन्य जीव विवाह। इसमें से पहला जो है आवास विलुप्तता, उसके बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि विश्व भर में उष्ण कटिबंध वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों एवं अन्य जैविक रूप में समृद्ध परिस्थितिकी तंत्रों का विनाश जैव विविधता की विलुप्तता का प्रमुख कारण है। जब मनुष्य वृक्षों की कटाई, आर्द्र क्षेत्रों की भराई, घास के मैदानों की जुताई कर देते हैं अथवा वनों का जला देते हैं, जिसके कारण उसके ऊपर जो पशु पक्षी या वन्य जानवर हैं वो वहां से डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनके लिए मौत या पलायन के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। दूसरा है विषम तथा प्रदूषण, डिस्टर्बेंस एंड पोल्यूशन। आग लगने में वृक्षों का गिरना, कीटों द्वारा पत्तों का गिरना ऐसे प्राकृतिक विक्षोभ हैं जो समुदायों को प्रभावित करते हैं। मानव द्वारा आग का अधिक प्रयोग समुदाय की प्रजाति समृद्धता को बदल सकता है। प्रदूषण संवेदनशील प्रजातियों की जनसंख्या को कम अथवा बिल्कुल समाप्त कर सकता है। जलीय कार्यों का शोषण, पोषण समृद्धता तेजी से प्रजाति विविधता को कम कर दे रहा है। पोल्यूशन के बारे में अलग से बताने की, समझाने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि पोल्यूशन एक ऐसा विकट और विकराल रूप ले चुका है जिसकी वजह से आज मनुष्य, हम लोग न ही अपने पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं, खुद भी बर्बाद हो रहे हैं। लगभग हर मनुष्य किसी न किसी वजह से पीड़ित है, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे स्किन डिजीज हो, लंग्स की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो। कहीं ना कहीं से हम लोग को ये लगता है कि जितना दूर हम वन्य जीवन, वन्य प्राणी और नेचर से भागते जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा सीमेंट और सिलिकॉन वैलीज में और हाई टावर में एसी में बैठ रहे हैं, उतना ही शायद हम लोग रोग ग्रसित भी होते जा रहे हैं। पर्यावरण को तो खराब कर ही रहे हैं, विविधता भी बर्बाद कर रहे हैं, खुद को भी बर्बाद कर रहे हैं। 3 पॉइंट्स के अलावा 1-2 पॉइंट्स और हैं जिसमें कि हम बताना चाहेंगे कि अगर हम विदेशी प्रजातियों का पुनर्स्थापन करते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, तो ऐसा करने से जब कोई विदेशी प्लांट या विदेशी प्रजाति हम लाते हैं तो वहां पे जो पहले से प्लांट्स या जो कुछ भी पहले से ग्रो करता है उसका उसके ऊपर बहुत असर पड़ता है। जैसा कि आप लोग बहुत सारे प्लांट्स जानते हैं, अगर पर्टिकुलर एरिया में हम लगाते हैं, इसमें से एक है जो आप लोग कांग्रेस ग्रास जानते होंगे सभी लोग। ये जब तक हम लोग के देश में नहीं था तब तक इट वाज अ डिफरेंट सिचुएशन ऑल टुगेदर। जैसे ही ये कांग्रेस ग्रास आया उसने पूरे एरिया को खत्म कर दिया और उस समय वहां पे जितने और पेड़ पौधे थे, छोटा क्योंकि वो लगभग श्रब के हाइट तक पहुंचता है, ये कांग्रेस ग्रास बहुत कुछ बर्बाद कर चुका है। तो वो एक उदाहरण है कि इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज। इसके अलावा शिकार तथा शिकार चोरी, इससे भी आप लोग अवगत हैं। टेलीविजन में, न्यूज़पेपर्स में आप लोग देखते हैं कि ये जो हमारा असम में है यूनिहॉर्न राइनो, गेंडा जैसे हम कहते हैं, उसके हॉर्न के लिए लोग उसे मार रहे हैं। बाकी भी जानवर हैं, शेर हैं, लायन हैं, ये सब लाख हम टाइगर प्रोजेक्ट चला लें, राइनो प्रोजेक्ट चला लें, कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ जो शिकार जो चोर बाजारी है, जिसके वजह से ठीक है हमारे कंट्री को बहुत सारे लाखों करोड़ रुपए की रेवेन्यू, एक इकोनॉमी बढ़ रही है, मगर किस वक्त पे
अगर हम अपने ही नेशनल एनिमल, अपने ही नेशनल प्लांट्स को नहीं बचा सकते तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग इंसान कहलाने के लायक हैं। क्योंकि जानवर तो हमको हानि कम पहुंचाते हैं, हम जानवरों की बेरहमी से हत्या कर रहे हैं। और वही एक ये पॉइंट इसमें दिया गया है, हंटिंग एंड पोचिंग, जो कि सबसे बड़ा खतरा है हमारे जैव विविधता को। इसके अलावा छोटे मोटे और भी कारण हैं जो कि जैव विविधता के खतरे माने जाते हैं, जिसमें से एक है मछली पकड़ना, मरुस्थलीकरण, झूम कल्टीवेशन, तप्त स्थल, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, उच्च जनसंख्या, औद्योगिक कृषि, इकोनॉमिक सिस्टम एंड पॉलिसीज इत्यादि। भारत की संकटापन तथा स्थानिक प्रजातियां, इनमें कुछ प्रजातियों के नाम हैं, एक परसेंटेज बताया गया है। वे प्रजातियां जो विलुप्त हो सकती हैं यदि उनके बचाव के लिए उचित उपाय नहीं किए गए, ऐसे प्रजातियों को संकटापन्न प्रजातियां कहलाती हैं। IUCN प्रकृति तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय यूनियन IUCN कहलाती है, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। उसने 5 प्रमुख संरक्षण श्रेणियों को बनाया है: एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, लो रिस्क वाले और डेटा डेफिशिएंट। आप लोग देख सकते हैं वो प्रतिशत बनाया गया है जानवर और पेड़ पौधों के लिए। प्लांट्स को डॉट से दर्शाया गया है और एनिमल्स का प्रतिशत खाली रखा गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 44% है एनिमल्स जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, विलुप्त हो रहे हैं। 113% है जो कगार पे हैं। फिर 143 और 87% है वल्नरेबल का। 109 ऐसे प्लांट्स हैं जो लो रिस्क पे हैं, यानी कि उनकी अगर हम संरक्षण ना करें, उनको अगर हम कंजर्व ना करें तो कभी भी स्थिति पे क्रमशः गायब हो सकते हैं। दूसरा एक ये टेबुलर फॉर्म में है, जिसमें कि एक रेड लिस्ट कैटेगरी बताई गई है और क्या क्या नाम है, जैसा हमने अभी आपके साथ पहले ही बताया हमको कि विलुप्त किसे कहेंगे, जंगल में विलुप्त, गंभीर रूप से संकटापन्न, लो रिस्क वाले, डेटा डेफिशिएंट और कुछ ऐसे पेड़ पौधे जिनको नॉन इवैल्यूएटेड, यानी कि ऐसे पेड़ पौधे जिनका भी इवैल्यूएशन हम लोगों ने किया ही नहीं है कि कितने प्रतिशत इस पृथ्वी पर से गायब हो रहे हैं। ये एक लिस्ट बताई गई है खतरे में पड़े हुए पेड़ पौधे और उनकी श्रेणी। अब हम आपको कुछ पादपों व जंतुओं के नाम बताना चाहेंगे जो संकटापन्न श्रेणियों में आ गए हैं। पहला है संकटापन्न सजावटी पादपों की प्रजातियां। इसमें से कुछ पौधे तो आप लोगों ने देखे होंगे। रोडोडेंड्रॉन, अगर आप लोगों ने पहाड़ी क्षेत्र में गए होंगे तो पहला नाम आता है रोडोडेंड्रॉन एजवर्थियाई। दूसरा है एरिडिस पिथिकम, ये ऑर्किड है। वेनिला ऑर्किड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, फ्लेवर पड़ता है आइसक्रीम में वेनिला, ये ऑर्किड के द्वारा होता है, वो भी इस श्रेणी में आया है। दूसरा है संकटापन्न औषधीय पादपों की प्रजातियां। ये ऐसी औषधीय हैं जो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में, इसमें से पहला है रॉबर्ट सर्पेंटाइना, सांप काटने में इस्तेमाल होता है, एपोसाइनेसी फैमिली का। और दूसरा है एट्रोपा एक्टिमिनेटा सोलेनेसिका, जिसका इस्तेमाल होम्योपैथिक मेडिसिन में होता है। ये वाला स्पीशीज का तो ज्यादा नहीं, मगर हाँ एट्रोपा बेलेडोना जरूर इस्तेमाल होता है। तीसरा है आर्थिक महत्व की संकटापन्न पादप प्रजातियां, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाले ऐसे पेड़ पौधे। पहला इसमें आता है स्टेरॉइड्स देता है, डायोस्कोरिया। स्टेरॉइड्स के बारे में हम लोग सभी जानते हैं, ज्यादा स्पोर्ट्समैन वगैरह इस्तेमाल करते हैं टू इंक्रीज देयर स्टैमिना। दूसरा आता है जिम्नोस्पर्म वर्गा पाइनस जेरार्डियाना, जो चिलगोजा के नाम से जानते हैं, जिसके सीड्स को हम लोग चिलगोजा कह के खाया जाता है। चंदन के नाम से आप लोग सब लोग अवगत हैं, दैट इज सैंकुलम एल्बुलम, सोर्स ऑफ चंदन। ये तमाम प्लांट्स हैं जो एंडेंजर्ड स्पीशीज, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देते हैं, आर्थिक महत्व वाले। इनके अलावा कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं, उदाहरण हैं जैसे भारत के संकटापन्न प्रजातियों के कुछ उदाहरण। क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है बर्बेरिस का प्लांट, जानवर में आता है पिग्मी हॉक। फिर एक एंडेंजर्ड प्लांट है जिसका नाम है बेंटिंकिया, और एक एनिमल है रेड पैंडा। पैंडा आप लोग सभी जानते हैं, इस जानवर का नाम आप लोगों ने सबने सुना है। फिर लगभग संवेदनशील प्लांट है हमारा क्यूप्रेसिस प्लांट, ये भी बहुत दवाइयों में इस्तेमाल होता है। और एक ऐसा एनिमल जिसको ब्लैक बक के नाम से जानते हैं आप लोग। भारत की कुछ स्थानिक प्रजातियां, इनको हम ज्यादा नहीं बताना चाहेंगे, बस 2-4 नाम बताना चाहेंगे। उसमें रोजमर्रा वालों का नाम जरूर बताएंगे। पाइपर लॉन्गम, जो हम लोग मसाले इस्तेमाल करते हैं, पाइपर नाइग्रा, फाइकस रिलिजियोसा, जिस पेड़ की पूजा करते हैं, शोरिया रोबस्टा डिप्टेरोकार्पेसी फैमिली, जिससे लकड़ी से हम लोग तमाम चीजें बनाते हैं, साल्नेलिया मलबरेका बॉम्बकेसी फैमिली,
और इस तरह से कुछ ऐसे और प्लांट्स हैं जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण हैं मगर विलुप्तता के कगार पे। अब जब समस्या पता चल गया, क्या है ये पता चल गया, तो कुछ शब्द इस पे भी जिसमें हमें पता चले कि हम उनकी संरक्षण कैसे करें। ऐसे संरक्षण के दो मेजर कारण हैं, जिसके तरह से दो मेजर यूजेस हैं जैसे हम संरक्षण कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला है स्वस्थानिक संरक्षण युक्तियां, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इन सिटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज, यानी जो है जहां है, वो पेड़ है, पौधा है, जानवर है, जो है जहां है उसको हम वही संरक्षण दें। उसके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग एरियाज हैं जिस तरह से हम इन सिटू कंजर्वेशन कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला है संरक्षित क्षेत्र, जिसको हम प्रोटेक्टेड एरिया कहते हैं। इन प्रोटेक्टेड एरियाज में वो सारे नाम हैं जो आप लोगों ने देखे हैं और जानते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, पार्क्स हैं, और क्या क्या किया गया है, कितने सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिनका हमने एक लगभग आंकड़ा बताया है, जिसमें 37,000 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। उसके बाद 89 नेशनल पार्क्स हैं और 492 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अगर हम प्रोटेक्टेड एरियाज को देखें तो हम ये देख सकते हैं कि प्रोटेक्टेड एरियाज हम किसको कहेंगे। प्रोटेक्टेड एरियाज के तहत हमारे पास 3 नाम हैं जिनको हम प्रोटेक्टेड एरिया कह सकते हैं। वो है हमारा नेशनल पार्क, हमारा सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। पूरे भारत देश में बहुत सारे राष्ट्रीय पार्क हैं, सेंचुरीज हैं और बायोस्फीयर रिजर्व हैं। उसमें से ये टेबल बताता है कि हम किसको बायोस्फीयर कह सकते हैं, किसको सेंचुरी कह सकते हैं और किसको नेशनल पार्क कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है जहां उस पौधों को या जानवरों को अगर हम बचा रहे हैं तो हम सबको नेशनल पार्क कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। नेशनल पार्क हम उसको कहेंगे जहां किसी विशेष वन्य जंतु प्रजाति जैसे चीता, बाघ, हंगुल, गैंडा आदि के आवास के रूप में होता है, उसको हम नेशनल पार्क कहेंगे। हम दूसरे कैटेगरी में अगर जाते हैं सेंचुरी, तो सेंचुरी किसे कहेंगे, सामान्यतः प्रजाति अभिमुख होते हैं जैसे सिट्रस, पिचर प्लांट एक्सेट्रा। पिचर प्लांट आसाम नॉर्थ ईस्ट में बहुत पाया जाता है, तो जब हम इन चीजों को देखेंगे तब हम उसको कहेंगे सेंचुरी। फिर आगे हमारा तीसरा कैटेगरी हम बायोस्फीयर रिजर्व इसको कहेंगे। किसी एक, दो अथवा अधिक प्रजातियों से बने नहीं होते हैं, बल्कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र से अर्थात सभी जीवन प्रकारों की संपूर्णता से जुड़े अर्थात पारिस्थितिक तंत्र अभिमुख होते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये एक लार्ज स्केल की बात होती है जिसको हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। नेशनल पार्क हमारे कोई भी एक पर्टिकुलर एनिमल के लिए हम कह सकते हैं। सेंचुरी वाइल्ड लाइफ है वो उससे थोड़े बढ़ के हैं, जिसमें और भी जातियां हैं, जिसमें पौधे ज्यादा हैं, जैसे कि इसमें उदाहरण दिया गया है, और कुछ विभिन्नताएं हैं जो 3 कॉलम बने हैं। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे अगर हम आएंगे तो है कि इनमें करीब 500 से 1000 वर्ग किलोमीटर के डिस्टेंस है जो हम नेशनल पार्क बनाते हैं। उसके बाद हमारे सेंचुरीज के जो है उसमें कोई बाउंड्रीज की कमी नहीं है। और तीसरा जो है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व, उसमें एक पर्टिकुलर बाउंड्री होती है, उतने ही एरिया में जो जंतु, जानवर और पौधे पाए जाते हैं उनको हम संरक्षण करते हैं। जब हम नेशनल पार्क पे आते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पे आते हैं तो वहां पे टूरिज्म अलाउड है, और ये हमारा जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें हर समय टूरिस्ट की परमिशन नहीं है, मगर कभी कभी परमिशन इसके लिए दिया जाता है। रिसर्च के मामले में रिसर्च और साइंटिफिक मैनेजमेंट अनुसंधान हम लोग कर नहीं सकते हैं। अगर नेशनल पार्क है तो उसमें भी नहीं कर सकते हैं, सेंचुरी में भी नहीं कर सकते हैं, मगर बायोस्फीयर रिजर्व अगर हम जिस इलाके को बोलते हैं उसमें भारत सरकार हमको परमिशन देती है कि हम बायोस्फीयर रिजर्व में जाएं और उसमें कुछ देख सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी में एक टेबल है भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य, नेम्स ऑफ सर्टेन नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज हैं। इसमें से कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में जो उत्तराखंड पे चला गया है, उत्तरांचल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क, झारखंड में हजारीबाग में है, आंध्र प्रदेश में कावल नाम का है, गोवा में मॉलिन है, गुजरात का गिर फॉरेस्ट लायंस के लिए मशहूर है, हम आप सभी जानते हैं, उड़ीसा का चिल्का लेक, सिमलीपाल। फिर राजस्थान में हम लोग आते हैं तो थाना है, रणथंभौर है, सरिस्का आजकल न्यूज में बहुत है, शेरों के शिकार के लिए आप लोग जानते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ व्हाइट टाइगर्स के लिए मशहूर था, मगर अफसोस शायद अब एक भी व्हाइट टाइगर नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो नामदफा है अरुणाचल प्रदेश में, असम का काजीरंगा आप सभी जानते हैं, यूनिहॉर्न राइनो के लिए मशहूर है। इसके बाद कुछ हमारे जीव मंडल रिजर्व हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स, इससे भी हम लोग आप लोग सभी अवगत होंगे। इसके ऊपर कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भारत सरकार ने दिया है इसके ऊपर।
जीव मंडल रिजर्व स्थल अथवा समुद्री परिवेश के विशेष श्रेणी के संरक्षित क्षेत्र में आते हैं। ये विभिन्न प्रतिनिधि पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण के उद्देश्य से बनाए गए हैं, जो जैव विविधता अथवा वन्य जीव जंतुओं की पारस्परिक रिलेशनशिप्स को दर्शाता है। इसमें से कुछ जो मेन हैं, एक है नंदा देवी हमारे उत्तरांचल में है, नौकरी मेघालय में, मानस असम में है, दिब्रू सैकोवा भी असम में है, देबांग देहांग अरुणाचल प्रदेश, सुंदरबंस का डेल्टा हम सभी लोग जानते हैं, बचपन से इसका नाम सुनते आए हैं, वेस्ट बंगाल में है, नीलगिरीज है तमिलनाडु में, सिमलीपाल उड़ीसा में इत्यादि, और पचमढ़ी हमारे पड़ोसी मध्य प्रदेश में। इसके अलावा पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरी के अलावा कुछ हमारे पवित्र वन तथा पवित्र ताल, जिनको हम सेक्रेड फॉरेस्ट एंड सेक्रेड लेक्स कहते हैं। हमारा देश एक धर्म प्रधान देश कह सकते हैं। ये कहना कि हम लोग कंजर्वेशन बायोडायवर्सिटी का अभी से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा ऐसा मानना है कि जब से मानव इस पृथ्वी पे आया है तभी से हम लोग कंजर्वेशन कर रहे हैं। कंजर्वेशन का सबसे उपाय हम लोगों ने ये सोचा भारत में कि हर चीज के साथ एक भगवान जी को जोड़ दिया जाए। जैसा जब हम ऐसा करते हैं तो हम लोग जल्दी, आम आदमी जल्दी समझ जाता है और हमारा सब कुछ बच जाता है। पेड़ पौधों के साथ एक एक भगवान जी को जोड़ देते हैं। उधर गणेश जी को भी जोड़ दिया है, हाथी को नहीं मारेंगे, गणेश जी हैं, उधर कौवा की भी पूजा है, वल्चर की भी पूजा है, तुलसी की भी पूजा है। तो हमारा ये कहना है कि अब जो फॉरेन कंट्रीज और हम लोग 20वीं सेंचुरी में कह रहे हैं कंजर्वेशन, सो दिस कंजर्वेशन हमारे भारत के लिए बिल्कुल नया नहीं। हम लोग आदिकाल से पेड़ पौधों की और जानवरों की पूजा करते आ रहे हैं और कंजर्वेशन कर रहे हैं। उसके लिए भले अब ये नाम दिया गया है सेक्रेड ग्रूव्स एंड सेक्रेड लेक्स, ऐसा नहीं है। हमारी महागंगा जो संगम और जमुना जो इलाहाबाद में बह रही है, ये हमारे लिए पहले भी पूजनीय थी और आज भी है। उसके लिए कोई बाहर का देश आके हमसे कहे कि ये सेक्रेड ग्रूव है तो ऐसा नहीं है। हम लोग इसकी संरक्षण पहले भी कर रहे हैं। हाँ, अब ये नियम के तहत में आ गया है, इसको नाम दे दिया गया है कि ये हमारे सेक्रेड ग्रूव्स हैं, वन्य हैं, जिनकी पूजा होती है और इसमें किसी को जाना अलाउड नहीं। एक हमने आपको बताया इन सीटू कंजर्वेशन, जिसमें कि बाहर ये जो जहां है वैसा है उसको वहीं पे हम कंजर्व करें। एक और है इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन। दो तरीके हैं, यानी कि बाह्य स्थलीय संरक्षण। इनके लिए हमारे बोटानिकल गार्डन है। बोटानिकल गार्डन कोई भी कहीं बना सकता है। ज्यादातर आपने देखा होगा इलाहाबाद में जहाँ पे ये है, ठीक अक्रॉस द रोड ही है हमारा थोड़ा फेमस अल्फ्रेड पार्क। ऑल्सो यू कैन सी इट्स अ बोटानिकल गार्डन और अ पार्क जिसमें बहुत सारी प्रजातियां हैं और शायद इसके वजह से है कि इलाहाबाद बहुत ज्यादा पोल्यूटेड नहीं है, बिकॉज इट इज कॉल्ड एज द लंग्स ऑफ आवर सिटी। बोटानिकल गार्डन के अलावा प्राणियों को बचाने के लिए जू है। उसके अलावा हमारे जीन बैंक्स हैं जो हमारे एंडेंजर्ड या खतरे में पड़ने वाले प्राणियों को बचाते हैं। म्यूजियम है, जू है, हर्बेरिया है। ये तरह तरह के उपाय हैं जिससे कि हम एक्स सीटू कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर सकते हैं। इनके अलावा एक और तरीका है जिसको हम कहते हैं जन्म द्रव्य या जर्म प्लाज्म का संरक्षण, जिनको हम वैसे नहीं सेव कर सकते हैं। तो हमारे पास साइंटिफिक दो विधियां और हैं जिनके हम जर्म प्लाज्म को बचा के रखते हैं। जर्म प्लाज्म अथवा जनन द्रव्य महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये विभिन्न उपयोगी विशेषकों का स्रोत होता है, इसलिए इनको हम अच्छे से जीव मंडल रिजर्व कार्यक्रम ARC के द्वारा चलाया गया है और इसके अंतर्गत विश्व बैंक भी इस प्रकार के जर्म प्लाज्म संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता हमको देती है। इसी में लास्ट एक और है क्रिप्टो प्रिजर्वेशन। ये ऐसा मेथड है जिसमें कि हम लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री पे तमाम ऐसी चीजों को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं जो हमें बहुत दिनों तक, बहुत आगे सालों तक चाहिए होगा, उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। खासकर उसमें है हमारा आलू। इन सब संरक्षण के अलावा कुछ हमारे ऐसे बहुत महत्वपूर्ण संरक्षण हैं जिनके बारे में आप लोगों ने सभी ने सुना है। उसमें सबसे पहला आता है चिपको मूवमेंट। सन 1972 में दिल्ली गढ़वाल में हुआ था। अब ये जगह उत्तरांचल में है जिसकी लीडरशिप सर सुंदरलाल बहुगुणा जी ने की। अपिको चलावली मूवमेंट ये नॉर्थ कनाडा डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटक में हुआ था। और चिपको मूवमेंट बहुत ज्यादा मशहूर इसलिए हुआ था कि इसमें वहाँ के जो लोग थे उन्होंने एक एक ने जाके पेड़ पौधों को पकड़ लिया, उनको घेर के खड़े हो गए जिससे कि लोग आगे उसको काट नहीं पाए।